अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 8 फोर्स एंड प्रेशर को। ठीक है, तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है। तो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द फोर्स। फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को या तो हरकत में ले आए या उसको स्टॉप करे। ठीक है, ये पेंसिल है, इसको मैं उठा लूँ तो ये वो चीज़ जिसने इस पेंसिल को हरकत दिया, इसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है, एक एनर्जी होती है जो किसी चीज़ को या तो स्टॉप कर दे या इसको हरकत में ले आए। आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जब बॉल बैट्समैन जब बॉल को ऊपर की तरफ लेके जाता है ना, ठीक है, तो वो एक फोर्स के थ्रू उसको उठाता है। ठीक है, बॉल जब हवा में जाता है तो वो एक फोर्स के थ्रू जाता है, एक एनर्जी के थ्रू। और जब फील्डर उसको पकड़ता है, कैच करता है, तो वो भी एक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो पहले बैट्समैन के फोर्स ने बॉल को हवा में लेके गए। ठीक है, और फिर फील्डर होता है, फील्डर ने उसको उस बॉल को स्टॉप किया। तो फोर्स वो एजेंट होता है जो एक चीज़ को हरकत में ले आए या उसको स्टॉप कर दे। ठीक है, तो ये फोर्स की डिफिनीशन है। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट विच मेक द ऑब्जेक्ट ईदर मूव और स्टॉप। ठीक है, या तो वो उसको हरकत में मूवमेंट में ले आता है, मोशन में ले आता है, या उसको स्टॉप करता है। ठीक है, तो ये फोर्स है। या हम इसकी इस तरह डिफिनीशन कर सकते हैं कि ए फोर्स इज ए पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। या तो हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या पुल करेंगे। पुश करेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, पुल करेंगे तो ये इस तरफ आएगा। और फोर्स की डिफिनीशन में आपने देखे पुश और पुल का की मतलब एक ये दो वर्ड्स आपने सुने। तो पुश और पुल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के बारे में, डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, एक स्ट्रेंथ है जो ऑब्जेक्ट को या पुश करेगा या पुल करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसकी डिफिनीशन में दो चीज़ें आ गई। एक तो फोर्स एक स्ट्रेंथ है जो ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट होती है, अप्लाई होती है। या और दूसरी चीज़ इट इज़ पुश और पुल। तो ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। साइंस में या फिजिक्स में हमारे पास दो क्वांटिटीज होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये हमें ना सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बताता है बल्कि फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताता है कि ये किस डायरेक्शन में है। अभी इस डायग्राम में देखें, ये पुश है और ये पुल है। ठीक है, ये पुश है और ये पुल है। तो पुश इस साइड पे होता है और पुल इस साइड पे होता है। पुश ऑब्जेक्ट के साइड पे होता है इसकी डायरेक्शन, और पुल जो मतलब जो फोर्स अप्लाई करता है, ये एक बंदा है, ये फोर्स को अप्लाई कर रहा है, तो ये पुल है। इसकी डायरेक्शन की तरफ हो तो ये पुल होती है। ठीक है, तो ये फोर्स हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी हमें सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। मास हो गया, ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस हो गया, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है ये। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है वो हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। ठीक है, अभी फिर इधर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स की सिंबल क्या है? एफ। फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? वो है न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। और इसका सिंबल है कैपिटल एन। ठीक है, अभी इस पैराग्राफ में मल्टीपल फोर्सेस के बारे में बताया है कि एक बॉडी पे या एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं। इसमें इन लोगों ने एक एग्जांपल दिया है कि ये एक टेबल है, सपोज करें,
और ये बुक है इसके ऊपर, ठीक है। अब बुक का एक वेट है, उस वेट की वजह से ये एक फोर्स अप्लाई करता है टेबल पे जो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और उसी तरह ये जो टेबल का की सरफेस है, ये भी एक फोर्स अप्लाई करता है बुक पे, तो ये ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हो गई, ठीक है। बुक ऑन द टेबल, टेबल ऑन द बुक, ठीक है। तो ये मल्टीपल फोर्सेस इस के बारे में है, ठीक है। तो एक मतलब दो फोर्सेस है, ज़्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल फोर्सेस भी हो सकती है, मतलब 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है मल्टीपल फोर्सेस के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस भी एक्ट कर सकते हैं, उस पे अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेट फोर्स किसको कहते हैं? नेट फोर्स मतलब when all the forces acting on an object are adding together, we determine that the net force on object, net force is the combined effect of all the forces acting on an object. हमने मल्टीपल फोर्सेस के बारे में बताया पहले कि मल्टीपल फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट करते हैं। अब उन मल्टीपल फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम कहते हैं, उस फोर्स को हम, उस कंबाइंड फोर्स को हम क्या कहेंगे? नेट फोर्स। अभी देखें इस टेबल के एग्जांपल की तरफ फिर आते हैं। टेबल है, इस पे बुक है, अभी इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक नीचे और एक ऊपर। ये ऊपर वाला टेबल का है और नीचे वाला बुक का है। अभी नेट फोर्स इसका क्या है? इसका नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि अगर जीरो ना होता तो क्या होता? ये बुक या ऊपर को जाता या नीचे की तरफ आता, या इस साइड पे आता या उस साइड पे जाता, ठीक है। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है। लेकिन अगर कोई आ जाए और इस बुक को उठाए, तो अभी नेट फोर्स जीरो, न्यूटन नहीं है। न्यूटन इसका, ये जो फोर्स है इसका यूनिट है न्यूटन, ठीक है। ये इसका सिंबल है न्यूटन का, ठीक है। तो अगर कोई आए इस बुक को उठा ले, तो इट मीन द नेट फोर्स इज डजंट रिमेन जीरो। फिर ये जीरो नहीं होती, क्योंकि नेट फोर्स अभी जीरो के बराबर नहीं है। अगर जीरो के बराबर होता तो ये रेस्ट पे होता, ये इसी तरह हो मतलब इस टेबल पे रहता, ठीक है। तो ये है नेट फोर्स का कंसेप्ट, ठीक है। नेट फोर्स when all the forces acting on the object are added together, we determine the net force on the object, ठीक है। जब ये सारी फोर्सेस एक जगह पे हम ऐड करते, कंबाइन करते, तो जो कंबाइन फोर्स होगा उसको हम नेट फोर्स कहेंगे, ठीक है। अभी ये देखें, ये बल्ब है, ये बल्ब एक स्ट्रिंग के थ्रू, एक कॉर्ड के एक धागे के थ्रू या एक वायर के थ्रू कनेक्टेड है ऊपर, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर कनेक्टेड है। अभी ये देखें, ये बल्ब पे नीचे एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। जो अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ का फोर्स है, उसको हम ग्रेविटी कहेंगे। तो ये इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स है और ऊपर की तरफ इस स्ट्रिंग का, इस कॉर्ड का या इस वायर का फोर्स है। तो देखें ये बिल्कुल रेस्ट में है। अभी रेस्ट में ये क्यों है? क्योंकि द नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जब जीरो होना तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में हो तो वो मोशन में रहेगा, ठीक है। नेट फोर्स इसको कहेंगे हम, ठीक है। तो अब इसका नेट फोर्स जीरो है, तो जब नेट फोर्स जीरो हो तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा, तब तक जब उसके साथ कोई और फोर्सेस हम ऐड ना करें। अगर कोई और फोर्सेस हम ऐड कर दे तो क्या होगा? मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेगा या वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्सेस के बारे में 3 लॉज दिए थे। एक न्यूटन फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो हम नेट फोर्सेस की बात कर रहे हैं, दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट है, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये बुक इधर पड़ा है, अब इसमें नेट फोर्स क्या है? जीरो है, क्योंकि
ये जो बुक इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और टेबल बुक पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो बिल्कुल सेम है। तो जब सेम हो तो मतलब दिस इज द नेट फोर्सेस विल बी जीरो, जीरो न्यूटन। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा, ये न्यूटन कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहती है कि ये बुक है तो ये रेस्ट में है, अभी अभी ये हमेशा रेस्ट में रहेगा, तब तक रहेगा जब नेट फोर्स जीरो हो। इसी तरह हो, बुक इस पे अप्लाई कर रहा है फोर्स और टेबल बुक पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर ये फोर्सेस बराबर ना हो तो ये मूव करेगा, ठीक है, ये फिर रेस्ट में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये फोर्सेस इक्वल हो तो ये हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब अगर कोई आए इस बुक को उठा ले तो अभी नेट फोर्सेस तो जीरो नहीं होंगे ना, तो ये मूव करेगा, सही है। लेकिन अगर ये इक्वल हो तो ये यही रेस्ट में रहेगा। अब इसकी तरफ आते हैं। अब इसमें नेट फोर्स जीरो है। देखिए ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वायर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब अगर हम अगर हम इस स्ट्रिंग को, इस वायर को हम रिमूव कर दे तो क्या होगा, इस वायर का फोर्स अभी इस बल्ब पे नहीं रहेगा और ग्रेविटी का फोर्स वही होगा, तो क्या बल्ब नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी नेट फोर्स जीरो नहीं है, अभी नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसको हम नेट फोर्स बोलते हैं। अभी बैलेंस फोर्सेस क्या है और अनबैलेंस फोर्सेस क्या है। बैलेंस फोर्स हम देखें, एक इसी एग्जाम्पल की तरफ फिर से आते हैं। इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक बुक का फोर्स टेबल पे और टेबल का फोर्स बुक पे। तो अभी ये दो फोर्सेस इक्वल है, बराबर है, ठीक है। ये इस फॉर एग्जांपल ये फोर्स है 10 न्यूटन और ये बुक का फोर्स भी 10 न्यूटन है। तो नेट फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 जीरो न्यूटन। तो इट मीन द नेट फोर्स ऑन द बुक इज जीरो न्यूटन और ऑन द टेबल इज जीरो न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स जब जीरो न्यूटन हो तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अगर एक बाल को हम हवा में ऊपर फेंक ले तो ये हमेशा के लिए ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इस पे कोई फोर्स ना हो, ठीक है, अगर इस पे कोई फोर्स ना हो, जैसे कि अगर हम खला में जाए, खला में, और बाल को फॉर एग्जांपल दिस बाल, ये बाल खला में है और दूसरा बाल ज़मीन पे है। ज़मीन पे हम बाल फेंक ले ऊपर तो ये नीचे को आ जाता है और खला में बाल फेंक के तो वो नीचे नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि खला में ग्रेविटी नहीं है और इधर ग्रेविटी है, ठीक है। तो इधर देखे, इधर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि खला में कोई फोर्स नहीं है। और इधर तो नेट फोर्स होगा, ग्रेविटी होगी, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो इसी तरह ये इधर भी ये एक एग्जांपल है, इधर भी एक एग्जांपल है। इसको बैलेंस फोर्स जब ज़्यादा फोर्सेस हो, या मतलब दो फोर्सेस हो या तीन हो या चार हो, और उन सब का जो मतलब नेट फोर्स हो, अगर वो ज़ीरो होगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, सही है, मूव नहीं करेगा। ये बल्ब है, अभी अभी इस पे नेट फोर्स क्या है, इक्वल है, नेट फोर्स या जीरो न्यूटन है। तो जब जीरो न्यूटन फोर्सेस होते हैं तो उसको हम बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन अगर वो फोर्सेस जीरो के बराबर ना हो, अनबैलेंस फोर्सेस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। अभी इसमें ये गल्फ की वो मतलब गल्फ बाल दिया गया है, ठीक है, और गल्फ स्टिक दिया गया है। ये अगर हम गल्फ स्टिक को अगर हम बाल को गल्फ स्टिक पे मार दे तो ये बाल का किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाएगा? क्योंकि इसका नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। जीरो के बराबर जब अनबैलेंस फोर्स होना तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या स्टॉप करेगा,
ठीक है। एक बैट्समैन ने बॉल मार दिया, हवा वो ऊपर चला गया हवा में, और उधर एक फील्डर खड़ा हो, तो फील्डर क्या करता है, बॉल को पकड़ता है, बॉल को कैच करता है। तो बॉल को वो कैच करेगा, इट मीन कि इसने एक अनबैलेंस फोर्स बॉल पे लगा दिया, जिसकी वजह से बॉल क्या हुआ, स्टॉप हुआ। तो अनबैलेंस फोर्सेस क्या करता है, या तो बॉल को मूव करेगा और या उसको स्टॉप करेगा। बैलेंस फोर्सेस कुछ नहीं करते। अगर ये बल्ब इसी तरह होगा, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे, ये बुक उसी तरह रेस्ट में होगा जब ये फोर्सेस 0 न्यूटन होंगे। जब बैलेंस फोर्सेस होंगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, जब अनबैलेंस फोर्सेस होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या वो स्टॉप करेगा। ठीक है, तो ये है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। फिर हम आते हैं प्रेशर की तरफ। प्रेशर क्या चीज़ है, देखिए प्रेशर भी एक फोर्स है, लेकिन जब फोर्स एक एरिया पे अप्लाई हम करें, ये इधर एग्जांपल है, ये एक नाइफ है और ये मीट है। हमने नाइफ को उठा लिया और इस गोश्त को काटना स्टार्ट किया, तो इस नाइफ ने इस पे फोर्स लगाया, किस पे, इस मीट पे, इस गोश्त पे। अब ये फोर्स किधर अप्लाई हुआ, गोश्त पे। उस गोश्त का कुछ एरिया होगा जिस पे फोर्स अप्लाई हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रेशर बोलेंगे कि जब फोर्स एक एरिया पे अप्लाई हम करें, ठीक है, एक फोर्स हम एरिया पे अप्लाई करेंगे। देखिए फोर्स ऊपर है और ये एरिया डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो फोर्स जब एरिया पे अप्लाई हो तो उसको हम प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट। देखे फोर्स ऊपर है और ये एरिया डिनोमिनेटर में है, तो फोर्स जितना बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्स जितना कम होगा उतना प्रेशर कम होगा। अब एरिया अपोजिट है। एरिया किस तरह अपोजिट है, एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। ये बिल्कुल अपोजिट है। फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगा तो प्रेशर कम होगा। लेकिन एरिया नीचे है ना, तो डिनोमिनेटर में है, तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में होगा तो वो अपोजिट काम करेगा। देखिए एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इसको हम कहते हैं, ये फोर्स के साथ जो प्रेशर का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया का रिलेशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन कि एरिया जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये नाइफ, अगर नाइफ मोटी हो, ब्लंट हो, तो वो सही तरह से गोश्त को नहीं काट सकता, क्योंकि देखिए ये नाइफ का जो मतलब एरिया अगर ज़्यादा होगा, अगर ये ब्लंट होगा, जब मोटी नाइफ होगी तो वो सही तरह से कटाई नहीं कर सकती, वो सही तरह से एक चीज़ को नहीं काट सकती, क्योंकि एरिया जब ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब अगर बिल्कुल शार्प नाइफ हो तो इट मीन शार्प नाइफ का एरिया कम है, तो ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, अभी इसको एक नीडल ले लें आप। अब अगर एक नीडल ले लें आप, नीडल बड़ी मोटी हो तो इट मीन इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वो सही तरह से चुभ नहीं सकती। लेकिन अगर नीडल पतली हो, ठीक है, टिन हो, ठीक है, शार्प नीडल हो, तो इट मीन के उसका एरिया इससे क्या है, कम है। अब एरिया कम हुआ
तो प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा चुभेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप एग्जांपल इसकी याद रखें, ठीक है। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। फोर्स और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो ये आप जहन में बैठा ले, ठीक है। अब फोर्स प्रेशर का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, ठीक है, और उसका सिंबल है पी ए, ठीक है। अब इसका जो पास्कल किसके बराबर होगा, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इट मीन के प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको क्या कहेंगे, पास्कल। 1 पास्कल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रेशर का यूनिट है, सही है। तो ये अभी इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि हम एक हैमर ले लेंगे और एक नेल ले लेंगे, ठीक है। अगर नेल की हेड को हम एक मतलब लकड़ी पे रखे, एक वुडन प्लैंक पे रखे, तो क्या होगा, तो ये सही तरह से प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका ये साइड क्या है, इसका एरिया बड़ा है, तो ये कम प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। अब अगर हम इसकी जो पॉइंटेड एंड है, नुकीली इसका साइड है, अगर हम इसको वुडन प्लैंक पे रखे, एक तख्ते पे रखे, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि पॉइंटेड एंड का प्रेशर क्या है, कम है। प्रेशर कम हुआ, सॉरी, एरिया कम है, एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इधर क्या है, इधर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखें। अब इधर बताया गया है कि लिक्विड का भी एक प्रेशर होता है, लिक्विड्स का भी प्रेशर होता है, सॉलिड्स का भी प्रेशर, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में ये सॉलिड्स के प्रेशर है। अब लिक्विड्स का प्रेशर क्या होता है, लिक्विड्स का प्रेशर इस एग्जांपल में हम सीख लेंगे कि देखिए, ये इधर सुराख इधर की है एक कंटेनर में जिसमें लिक्विड है, इसमें भी ये डिफरेंट डेप्थ पे इसमें होल्स किए हैं, 1 2 3। अभी किसका डेप्थ ज़्यादा है, इसका डेप्थ सबसे ज़्यादा है और इसका डेप्थ सबसे कम है। तो लिक्विड का प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ ऑफ द लिक्विड्स पे, ठीक है, या डेप्थ ऑफ द कंटेनर पे। अब इधर डेप्थ ज़्यादा है तो इट मीन के इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर डेप्थ कम है तो प्रेशर इधर बिल्कुल कम होगा, ठीक है। तो देखें, प्रेशर डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, डेप्थ के साथ। डेप्थ ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, डेप्थ कम होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। इधर देखें, इधर डेप्थ ज़्यादा है, बिल्कुल गहराई पे है ये होल, और ये होल, ये वाला होल कम डेप्थ पे है, तो इट मीन इसका प्रेशर कम है और इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डेप्थ, डेप्थ ऑफ द कंटेनर, ठीक है। ये तो हो गया प्रेशर, ठीक है। अभी ये प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में भी बताता है कि गैस भी, एक गैस को हम कंटेनर में डाल दें तो वो भी एक प्रेशर अप्लाई करता है। ये इधर एक एग्जांपल है कि एक्सपेंडिंग ए बैलून, जब हम गुब्बारे को या बैलून को हम एक्सपेंड करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, तो किस तरह करते हैं। देखिए, अगर गुब्बारा एक्सपेंड नहीं हो, इसी तरह हो, तो इसमें गैस होता है, लेकिन वो गैस, उस गैस का प्रेशर इतना नहीं होता, उस गैस का प्रेशर इतना नहीं होता कि गुब्बारे को बड़ा कर दे। ये कब बड़ा होगा, जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करें। वो किस तरह हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो उसको गुब्बारे को हम ले लेते हैं, उसको मुंह में पकड़ लेते हैं और मुंह के ज़रिए उसमें हवा भरते हैं, तो हवा जाता है। हवा क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। एयर भी एक गैस है ना। तो हम
अपने मुंह के ज़रिए इसमें क्या भरते हैं, गैस भरते हैं, हवा भरते हैं। हवा ज़्यादा होगा तो गैस क्या होगा, उसकी प्रेशर ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से गुब्बारा बड़ा हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह गैस का प्रेशर है। ठीक है, गैस का प्रेशर हम हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, ये इधर इसकी डिफिनीशन है, द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ को जिस गैसेस ने सराउंड किया होता है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब उस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसका अपना उनका अपना एक प्रेशर है। ठीक है, तो उस एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर होता है गैस का। ठीक है, तो ये है अभी देखें, हमने लिक्विड का जो प्रेशर है हमने कहा कि ये डेप्थ के साथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक गैस का जो प्रेशर है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हम करते हैं। अब अगर हम जितना ऊंचाई पे जाते हैं, ठीक है, हाइट पे जाते हैं, तो उस लिहाज से क्या होता है, उस लिहाज से प्रेशर कम होता है। गैस का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वो क्या होता है, हाइट के साथ वो कम होता है। अब अगर हम ले ले हम कराची का फॉर एग्जांपल, या हम मरी, या हम लाहौर, लेट सपोज अगर अगर कराची का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इनका इसका है 700 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर इसका है 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका है लेट सपोज इसका ले ले 1500, ये सपोज है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। तो इनका प्रेशर अभी देखे, इट मीन के इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, इसकी हाइट फिर कम है, इसकी हाइट फिर कम है। लेकिन अगर हम K2 पे जाए, K2 पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन तीनों से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये हाइट पे है, बहुत हाइट पे है। जो माउंटेन K2 है ना, ये हाइट पे है। तो जब हम हाइट पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉयंसी, बॉयंसी क्या है, बॉयंसी की एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं, इसको समझना, इसको हम इसी तरह समझ लेते हैं कि आपने देखा होगा कि एक बाल्टी में जब पानी होता है ना, एक बाल्टी में, और हम उसमें मग डालते हैं। आप ये घर में ट्राई करें, एक बाल्टी ले ले, उसमें उसको पानी से भर दे, ठीक है, और फिर उसमें जो पानी का मग होता है वो डाल दे। तो पानी का मग अंदर जब जाता है ना, तो उस पे आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि उस पे नीचे से कोई फोर्स लगता है, एक एनर्जी लगती है, एक पावर लगता है। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, बायोंसी। बायोंसी हम उस फोर्स को कहेंगे जो अपवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, ये नीचे से लगता है लेकिन इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। या इस तरह सिंपल इस तरह कर ले कि आप बाल्टी ले ले, उसमें उसको पानी से भर दे और अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके जाए, तो आपको एक फोर्स महसूस होगा। वो फोर्स क्या है, बायोंसी। ठीक है, बायोंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है। ठीक है, देखे, if you try to push a piece of cork underwater, you feel that the cork pushes back up. This is because a fluid exerts an upward force on objects that are partially or completely submerged in it. This upward force is called buoyant force and the phenomena is called buoyancy. ठीक है, buoyancy क्या है, जो लिक्विड का जो फोर्स होता है अपवर्ड की तरफ, तो उसको हम बायोंट फोर्स या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बायोंसी। ठीक है, अभी देखें, अभी हम को कैसे पता चलेगा कि जो ये फोर्स है, बायोंसी का फोर्स है, वो कितना है।
उसको हम किस तरह मेजर करते हैं, देखिए हम एक कंटेनर में पानी ले लेंगे और एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। सपोज करें एक पत्थर हमने लिया। एक इस पत्थर को हम इसमें नीचे डाल देंगे। अभी नीचे इसमें जब डालेंगे ना तो ये इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा कि ये नीचे की तरफ ना आए। ये मतलब ये पानी इस पत्थर पे क्या करेगा, एक फोर्स जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं, बॉयंट फोर्स इसको इस पे अप्लाई करेगा। अभी ये जब नीचे जाएगा तो इसका सतह, इसकी जो पानी की सतह होगी वो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। और इधर हमने एक इसमें होल भी किया है कंटेनर में, तो जब पानी की सतह इस होल के साथ आ जाए तो ये पानी नीचे आ जाएगी, जिसके साथ हमने एक दूसरे कंटेनर को भी अटैच किया होता है। अभी ये पानी किसके बराबर है, जो ऑब्जेक्ट ने इस पानी को डिस्प्लेस किया, ये पानी उस फोर्स के बराबर है जो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। तो दिस डिस्प्लेस वाटर इज इज इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये जो पानी इस कंटेनर में है ये बॉयंट फोर्स के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बॉयंट फोर्स ने इसको रेजिस्ट किया और इसकी वजह से, इस पत्थर की वजह से ये पानी इधर की तरफ, ये इस कंटेनर की तरफ आ गई। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 1 kg पत्थर है, इसको हमने इसमें डाल दिया तो इतना पानी डिस्प्लेस हुआ। लेकिन फॉर एग्जांपल ये 2 kg स्टोन है, अभी ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो इट मीन बॉयंट फोर्स इस पे ज़्यादा है, इसने ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो ये है बॉयंट फोर्स। ठीक है, देखिए द वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये डिस्प्लेस वाटर को अगर हम मतलब उसकी इसकी वेट निकाले तो इसकी वेट किसके बराबर होगा, बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। और बॉयंट फोर्स किसकी तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन इसमें होगा। और ये जो वाटर है या मतलब एनी लिक्विड है, तो इस लिक्विड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है वो बॉयंट फोर्स होता है। ठीक है, अभी देखें कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तैरते हैं, जो फ्लोट करते हैं पानी में। कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दरमियान में रहते हैं, बिल्कुल बीच में रहते हैं। देखें अब तो ये किस तरह होता है, देखें अगर हम एक लकड़ी को ले लें, लकड़ी को हम पानी में डाल दें तो ये क्या होगा, ये तैरना स्टार्ट करेगा। क्यों तैरना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसका वेट बायंट फोर्स से क्या है, कम है। बायंट फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है और ये लकड़ी का एक टुकड़ा नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। लेकिन इसका जो फोर्स है, लकड़ी का फोर्स बायंट फोर्स से क्या है, कम है। तो इसी वजह से ये तैरता है, ये फ्लोट करता है पानी के ऊपर। अभी हम अगर एक कॉइन को ले ले, एक सिक्के को ले ले, सिक्के को हम पानी में डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि इस पे जो बायंट फोर्स लगता है वो कम है इसके फोर्स के मुकाबले में। कॉइन भी नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और ये जो बायंट फोर्स होता है वो अपवर्ड होता है। तो अगर बायंट फोर्स इस फोर्स से कम हो तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को ले लें जिसका फोर्स और बायंट फोर्स और वेट ये इक्वल हो तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये देखें ये इसके बारे में अभी मैंने वुडन ब्लॉक का या एक लकड़ी के एक टुकड़े का की मिसाल दी। तो देखें वुडन लकड़ी की एक टुकड़े की जो मतलब वेट होती है वो कम है। देखिए इसमें ये दिया गया, ये कम है और बायंट फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा हो, बायंट फोर्स जब ज़्यादा हो और वेट कम हो तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अभी इस एग्जांपल में कॉइन है, कॉइन का वेट
बायंट फोर्स से क्या है, ज़्यादा है। बायंट फोर्स कम है और वेट ज़्यादा है। देखिए इस एरो में इसकी स्ट्रेंथ बताई गई है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। वेट का एरो क्या है, ज़्यादा है, और बायंट फोर्स का एरो कम है। तो अभी बायंट फोर्स जब कम है और वेट ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे साथ कॉइन की एग्जाम्पल है, ठीक है, और वुडन ब्लॉक की, ये बायंट फोर्स है। अभी आते हैं एलिवेटर की तरफ। हाइड्रोलिक एलिवेटर, हाइड्रोलिक एलिवेटर किस तरह काम करता है देखें। इसमें सिंपल हम बताएंगे कि हाइड्रोलिक एलिवेटर में क्या होते हैं, दो सिलेंडर्स होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। अभी देखें ये भी प्रेशर के प्रिंसिपल पे काम करता है। हमने बताया था कि जब एरिया जब कम हो तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होगा। एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम। ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। अभी इसमें भी देखें, ये सिलेंडर कम है, छोटा है, इसकी एरिया कम है, तो इधर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाएगा। और फिर हम ये सिलेंडर बड़ा है। अभी इन दो सिलेंडर के बीच में हमने या वाटर को डाला होता है या ऑयल को। अब वो प्रेशर जो इधर हम अप्लाई करते हैं ये ऑयल या वाटर के थ्रू आ जाता है और इधर आ जाता है, ठीक है। तो जो वेट हमने इसके ऊपर रखा होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इजीली हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को इस पे उठा सकते हैं। एलिवेटर भी या लिफ्ट भी इसी तरह होता है। लिफ्ट में भी देखें हम मुख्तलिफ फ्लोर्स को मतलब क्रॉस कर लेते हैं या मतलब उसके ऊपर चले जाते हैं। एलिवेटर भी इसी तरह हाइड्रोलिक जो पंप होता है या हाइड्रोलिक एलिवेटर के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो ये था हाइड्रोलिक एलिवेटर। अभी दूसरा है रॉकेट। रॉकेट किस तरह काम करता है, देखिए रॉकेट इस तरह काम करता है ना कि ये रॉकेट है, रॉकेट में हमने फ्यूल से भरा किया होता है। जब हम उसको जलाते हैं तो उस फ्यूल के जलाने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फ्यूल जो होता है या ये जो मतलब एनर्जी होती है ये बाहर की तरफ आती है। तो ये मतलब इस तरह डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। देखिए अभी ये इसने डाउनवर्ड फोर्स लगाया तो न्यूटन का जो तीसरा कानून था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक जब एक बंदा एक चीज़ जब एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करती है तो उसके मुकाबले में उसके रिएक्शन में एक दूसरा फोर्स भी लगता है, उसको रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब एक्शन फोर्स होगा तो उसके मुकाबले में ज़रूर रिएक्शन फोर्स भी होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होंगी। अभी देखें ये फ्यूल ने इस तरफ एक्शन फोर्स लगा दिया। अभी रिएक्शन फोर्स क्या होगा, वो भी इसी तरह होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, वो ऊपर की तरफ होगा। तो उस रिएक्शन फोर्स की वजह से रॉकेट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के की वजह से वर्क करता है, ठीक है, काम करता है। एक्शन होता है और फिर रिएक्शन भी होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल कुछ इस तरह ले ले कि ये एक दीवार है और ये एक बंदा खड़ा है, ठीक है। एक बंदे के पास बॉल है, वो बॉल इधर फेंकता है, तो ये एक्शन फोर्स है। लेकिन अभी बॉल जब इसकी दीवार पे लगता है तो दीवार से फिर इधर आ जाता है उस आदमी की तरफ। ये क्यों, क्योंकि इसने एक्शन फोर्स लगा दिया और दीवार ने रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि हम एक्शन फोर्स जब लगाएंगे तो उसके साथ ज़रूर रिएक्शन फोर्स भी होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन इसी तरह थी और फिर बाल की डायरेक्शन जब दीवार से वो वापस आ रही थी तो इसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी। तो देयर विल बी
ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन इन पेयर्स, ये ज़रूर एक एक साथ होगी, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब हम आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, ठीक है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, ए फुटबॉल इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, देखिए एक फुटबॉल है वो ग्राउंड पे रेस्ट में पड़ी है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही, तो उस पे जो फोर्सेस लगती है वो क्या है, वो बैलेंस फोर्सेस है। क्यों बैलेंस फोर्सेस है? क्योंकि देखे बॉल ज़मीन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और ज़मीन बॉल पे, तो इट मीन दीज फोर्सेस विल बी बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस आर 0 न्यूटन, ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्सेस, ठीक है। An object is moving in a circle uniformly, the forces acting on it are balance forces। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव करता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सही है, एक ही डायरेक्शन में। अगर देखें ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये नेट फोर्सेस के बारे में है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा। तब तक मोशन में या रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्सेस बैलेंस हो, ठीक है। तो ये है द यूनिट ऑफ बॉयंट फोर्स इज न्यूटन, क्योंकि ये भी एक फोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ पास्कल, ये प्रेशर है। प्रेशर इज फोर्स पर एरिया, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्स पर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर। तो ये है फोर्स अप्लाइड। अभी देखें फोर्स अप्लाइड ओवर पर यूनिट एरिया गिव्स प्रेशर, ये हमने पढ़ा। फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। विद डेप्थ प्रेशर इन लिक्विड डिक्रीजेस इंक्रीजेस टेन इंक्रीजेस, क्योंकि हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि जब प्रेशर ज़्यादा हो, प्रेशर डेप्थ ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर डेप्थ कम हो तो प्रेशर कम होगा, और उसकी एग्जांपल ये हमने बताई है, ठीक है। तो विद डेप्थ प्रेशर इन ए लिक्विड इंक्रीजेस, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लोवेस्ट। किधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा? उधर कम होगा जिसकी हाइट ज़्यादा हो। इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची के ऑन टॉप ऑफ K2, तो ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ K2 क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। जब हाइट ज़्यादा हो तो प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। फिर ए टॉय फ्लोट्स इन ए बाथ टब, द बाइंड फोर्स एक्सर्ट ऑन द टॉय डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, ठीक है। बाइंड फोर्स हमने बताया कि बाइंड फोर्स को हम इसी तरह मेजर करते हैं कि जो वाटर डिस्प्लेस हो जाए और उसका वेट जितना हो तो वो बाइंड फोर्स होगा। द वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये है इफ ए submerged object displaces an amount of liquid with a weight less than its own, when the object is released it will float, ठीक है। if the same side force is made to act over a small area, the pressure is increased, क्योंकि small area हो तो pressure increase होगा, large area हो तो pressure decrease होगा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 8 फोर्सेस एंड प्रेशर।